विजिबिलिटी का इशू ना रहे। एंड सेकंड वन इज दैट कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो काइंडली उसको वर्टिकल की बजाय ऐसे टिल्ट कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, ताकि किसी को विजिबिलिटी का इशू ना रहे। आई थिंक सो अब तमाम ने ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रेड भी कर ली होंगी और अंडरस्टूड भी कर ली होंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट इज दैट कि आपने अपने जो भी सेल फोन आपके पास है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी ब्राइटनेस और स्पेक्ट्रम 100% कर लीजिए। और दूसरी रही बात ये कि आपने आपका जो सेल फोन है उसको वर्टिकल की बजाय आपने ऐसे टिल्ट कर लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टल कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर class of English class start करनी है, and we will start from the basic at the beginner level because now the paper pattern of the FPSC or the BPSC and rest of the missions have been changed so far, और वहाँ पर बेसिक चीज़ों को ही टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए we will start from the basic and the beginner level and with the questions as well कि कौन-कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में किस सवाल जवाब से पूछे जाते हैं। The first of all is we will start from the sentence structure। हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से। सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा देखते हैं जी। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। He came here 2 days ago. 2 days ago. And same is the case. The students enjoyed their trip. The students enjoyed their trip last year in summer vacation. Last year in summer vacation. In summer vacations. And the third sentence is, मैं third sentence आपसे लिख रहा हूँ, फिर आपको sentence structure से basic sentence से बेटा समझा देते हैं। We wear warm clothes in winter season. In winter season. So I have written the 3 basic sentences. Sentence की definition ये होती है कि the group of meaningful words, the combination of meaningful words which gives a meaningful sense. अल्फाज का ऐसा मजमुआ, बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि एक मीनिंगफुल सेंस पेश करे, उसे क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसे हम एक सेंटेंस नाम देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली, ठीक है। अब ये हमारे पास है ही, इसी तरह से द स्टूडेंट्स, सेम इज द केस, वही ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इन्हें क्या नाम देंगे? सब्जेक्ट नाम देंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट से भी इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। और फिर ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, ये फिक्रे का पूरा हिस्सा, इसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की डेफिनेशन ये होती है कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच डिस्क्राइब्स अस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट बोलते हैं। और जिसको आप उर्दू में, अगर आप में से अक्सर बात बैठे होंगे, मसनद बोलते हैं प्रेडिकेट को। और सब्जेक्ट क्या है? मसनद इलाय है भाई, इसके बारे में बात हो रही है। सो द पार्ट ऑफ सेंटेंस, अक्सर तक कमीशन के इम्तिहान में अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछा गया होता है कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो मैं आपको सादा सा बेटा असूल बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के अलावा द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि सब्जेक्ट क्लियर है, प्रेडिकेट क्लियर है। अब हम प्रेडिकेट को मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। वो कैसे? जैसा आज कमीशन के इम्तिहान में बारहा ये पूछा गया है। अब देखिए जी, ही केम हियर 2 days ago। एक मैं 2 days ago को बेटा बॉक्स में लिख रहा हूँ। द स्टूडेंट्स एंजॉयड देयर ट्रिप लास्ट ईयर इन समर वेकेशन। सेम इज द केस, वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन। इन विंटर सीजन मैंने इनको बॉक्सेस में क्या कर दिया है? एनक्लोज कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। अब इन्हें क्या नाम देंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? इन सबको नाम देते हैं बेटा फ्रेज नाम देते हैं, याद रखिएगा फ्रेज। अक्सर बात अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज आइदर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट और द ऑब्जेक्ट और द क्लास। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फ्रेज कहलाते हैं। फ्रेज है क्या, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ये फ्रेज क्या है बेटा? फ्रेज है क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो डेफिनेट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो डेफिनेट मीनिंग, जिसके कोई खास मान ही नहीं होते बेटा। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके कोई खास मान ही नहीं होते, मतलब डिपेंड करेगा दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे, फिर हम देखेंगे वो चीजें सारी देखेंगे। अब ये बेटा हमारे पास फ्रेज, अब अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि 2 days ago, व्हाट इज मेंट विद 2 days ago, कि 2 दिन पहले से क्या मतलब है बेटा जी, ठीक है। सो 2 days ago से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इट्स बेसिकली द मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस बेटा है। क्यों? ही केम हियर, वो यहाँ आया 2 days ago, 2 दिन पहले। अब देखिए मैं आपको मजीद इसका प्रैक्टिकल फन दिखाता हूँ। ही केम हियर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है जी, ही केम हियर। अब मैं 2 days ago को नहीं पढ़ रहा, ही केम हियर अपने मानी पूरे दे रहा है पार्ट ऑफ सेंटेंस।
ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो जो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है डिपेंड नहीं कर रहा। द स्टूडेंट्स एंजॉयड देयर ट्रिप लास्ट ईयर इन समर वेकेशन, मैंने इसको नहीं भी लिखा फिर भी द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेम इज द केस वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन, अब मैं ना भी पढूं इन विंटर सीजन को, ना भी लिखूं, फिर भी पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट है। फिर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रेडिकेट बन जाएगा। बट अब अगर मैं इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को बेटा हाइड कर देता हूं जी, सिर्फ आया हुआ है 2 डेज अगो, सो 2 डेज अगो की क्या मानी है, इट्स मीनिंगलेस ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट मीनिंगलेस है। ठीक है, आई गेट अप, मैं उठता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग से क्या मुराद है, इन द इवनिंग से क्या मुराद है, अगर अकेले उसके माने नहीं है। 2 डेज अगो, 3 डेज अगो, ठीक है, near the hall, near the school, in front of the school, same is the case, the students enjoyed their trip last year in summer। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूं, सिर्फ मैं इधर यही लिख दूं बेटा कि सेंटेंस यही हो, लास्ट ईयर इन समर वेकेशन, आपका साल पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में क्या हुआ था, कुछ पता नहीं है, दिस इज फ्रेज बेसिकली। सेम इज द केस इन विंटर सीजन, सर्दियों में क्या हुआ, सर्दियों में, अगर मैं इस सेंटेंस को हाइड कर रहा हूं, सो इट्स क्वाइट मीनिंगलेस, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये फ्रेज कहलाएगा, याद रखिएगा। और फ्रेज में से अक्सर बात सवाल आज एडमिशन के एग्जाम में बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज द फ्रेज लास्ट ईयर। हमने सब्जेक्ट को देख लिया, प्रेडिकेट को देख लिया, ठीक है, और प्रेडिकेट के अंदर मजीद हमने क्या क्या क्लासिफाई किया, भाई ये फ्रेज है। अब क्लास क्या होता है जी, देखिए इसके बरक्स क्लास क्या होता है बेटा, क्लास ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच गिव्स द कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, बामानी अल्फाज का मजमूआ जिसके मानी बनते हो। अब देखिए ये पूरे का पूरा क्या है, केम हियर, वो यहाँ आया, ये पूरे का पूरा क्या है हमारे पास बेटा, ये क्लास भी है बेटा। सेम इज द केस द स्टूडेंट्स एंजॉयड देयर ट्रिप, दिस इज द क्लास एज वेल। वी वेयर वार्म क्लोथ्स, ये क्लास भी है, क्लास के अंदर भी क्या सब्जेक्ट है और पूरा का पूरा क्लास है। क्लास और फ्रेज, इसमें बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा बेटा कि मोस्टली 90% केसेस ये फ्रेज में बेटा वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा, फ्रेज में नो वर्ब नहीं होता, ये टिपिकल सिम्पटम है सेंटेंस की कि उसमें फ्रेज में वर्ब नहीं होता। और क्लास में क्या होता है, इसका अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा इसका अपना बेटा, प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट, जैसे वही क्या है इसका सब्जेक्ट है। और यही चीजें आजकल बार बार ये पूछी जा रही है, वेरी वेरी कॉमन थिंग्स, ठीक है। सब्जेक्ट इसका ये है जी, वर्ब क्या है जी वेयर, एंड प्रेडिकेट ये सारे का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो अभी हमने डिस्कस किया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने सब्जेक्ट को देखा है, वंस अगेन मैं रिपीट भी कर देता हूं, दोबारा अगर किसी को समझ नहीं है दोबारा समझा देते हैं ताकि किसी को अनसर्टेनिटी ना रहे, एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा हमने देखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेंटेंस का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मीनिंगफुल, बट इन केस ऑफ मैं छोटे से बच्चे का एग्जांपल दूंगा, दिस इज द बुक, इसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पंक्चुएशन, बिकॉज़ इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट की जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं अदा कर रहा। खैर वो फिर हायर जो बात करेंगे कि पंक्चुएशंस के रूल को देखेंगे और फर्दर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, बट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में मैंने मजीद इसको क्या किया दिया है, उसको क्लासिफाई करके रख दिया है। और किस क्लासिफिकेशन मैंने किया है बेटा, कि मैंने किया कि ही केम हियर 2 डेज अगो, 2 डेज अगो मैंने बॉक्स में एनक्लोज कर दिया है। सेम इज द केस लास्ट ईयर समर वेकेशन इन विंटर सीजन, ये सारे के सारे क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फ्रेज कहलाते हैं। फ्रेज है क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मीनिंगलेस, प्रॉपर मीनिंग नहीं, ये डेफिनेट मीनिंग नहीं होते। और क्लास क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, जैसे मैंने कहा है कि वही वेयर वार्म क्लोज पूरे का पूरा क्लास है बेटा। क्लास में होती क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है भाई, सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस को सारे के सारे को प्रेडिकेट बोल दीजिए। इसकी मुश्किल डेफिनेशन जो अक्सर वक्त ग्रामर वाले लिखते हैं, अच्छी बात है, वो ठीक है डेफिनेशन, बट कंसेप्ट देने के लिए है। डेफिनेशन इस प्रेडिकेट की होती है बेटा, द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अस, व्हिच डिस्क्राइब्स अस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो है वेयर वार्म क्लोज इन विंटर सीजन, ये बेसिकली सब्जेक्ट के फंक्शन के बारे में बता रहा है ना, वो भी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के अलावा फिगर के सारे हिस्से को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है, फ्रेज क्या है। सो टिल नो आई थिंक सो आप नोट डाउन कर जा रहे होंगे, और यही चीज़ें पूछ रहा है वो है एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिक का पता नहीं है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का है तो एटलीस्ट दे आर क्वाइट वेल अवेयर, बट चूंकि सारे तो इस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है। होप सो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी का इशू मैं एड्रेस कर लेता हूँ, दोबारा रिपीट करना है तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो सवाल बिला कर सकते हैं कि सर इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई या दोबारा समझा रहे हैं, सो आई एम रेडी। थैंक यू, नहीं बस ओके ओके। किसी को कोई भी मसला है तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। अंडरलाइन नहीं किया होता मोस्टली, लेकिन पास कमीशन के ध्यान में पूछता है कि ये किस तरह से है और इसका ऑप्शंस कैसे हैं। इसका कुछ सवाल चिल्ता हूँ यहाँ तक है तो कर सकते हैं, हाल ओके। हाँ रिपीट कर दें, अभी ज्वाइन किया है, अच्छा जी ओके, दोबारा रिपीट कर देते हैं। साइमन ट्रस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रेजेंट टेंस तक में, वो कहते हैं पैसिव टाइम हम देखेंगे, टेंशन नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा बताता हूँ बात प्लीज ऑफ दोस पार्टिसिपेंट्स, दो स्टूडेंट्स। हमारे पास बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही केम हियर 2 डेज अगो, वो 2 दिन पहले यहाँ आया है।
Same is against the students enjoyed their trip last year to summer vacation. We were one close in winter season. अब मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट का तो सबको पता है, जिसे फाइल भी कहते हैं, जिसको मसनद इलाही भी कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके अलावा पूरे के पूरे फिक्रे के हिस्से को, सारे फिक्रे हिस्से को क्या नाम देंगे, प्रेडिकेट नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ टाइम लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट है और ये सारे का सारा हिस्सा क्या है बेटा, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा पूरे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट को मैं दो चीजों में डिवाइड करता हूँ, एक को फ्रेज में, एक को क्लास में। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो डेफिनेट मीनिंग, जिसके खास मानी नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है भाई, ही केम हियर 2 days ago, 2 दिन पहले। अब 2 days ago अगर सिर्फ मुझे लिखना पड़े, ये सेंटेंस ना लिखना पड़े, तो क्या इसका कुछ मीनिंग बनेगा 2 days ago की? नहीं बनेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगलेस है, डिपेंड करेगा साथ वाले सेंटेंस पे। हाई फ्रेज क्लास भी नहीं होगी। द स्टूडेंट्स एंजॉयड देयर ट्रिप, स्टूडेंट्स अपने ट्रिप को एंजॉय किया होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ना पढूं, सिर्फ ये पढूं कि लॉस्ट इन समर वेकेशन, क्या हुआ लॉस्ट इन समर वेकेशन, मीनिंगलेस है ना, इट्स नॉट मीनिंगफुल। सेम इज द केस इन विंटर सीजन, क्या हुआ इन विंटर सीजन, कुछ पता नहीं है, ये 2 days ago 3 days ago, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है जी, फॉर 3 years, कुछ पता नहीं इसकी मीनिंग क्या है। अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट नाइट, मिडनाइट, क्या है इसकी मीनिंग कैसे है। जबकि इसके मुकाबले में अब मैं यहाँ देखो, ही केम हियर, वो यहाँ आया, ठीक है, मीनिंग है ना इसकी। द स्टूडेंट्स एंजॉयड देयर ट्रिप, अपने ट्रिप को एंजॉय किया। वैसे एंजॉय के साथ एमसेट लगता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आगे लगाते हैं, ट्रिप सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है। वही वेयर बात क्लोज क्या है, मीनिंग दे रहा है, इसको नाम बोलेंगे। ये सारे का सारा ये क्या है, ये क्लास है। क्लास क्या है, बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच कंटेन इट्स ओन सब्जेक्ट, इट्स ओन वर्ब एंड इट्स प्रेडिकेट एज वेल। इसका अपना सब्जेक्ट भी है, इसका अपना वर्ब भी है, इसका अपना प्रेडिकेट भी है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयड क्या है, वर्ब है, एंड रेस्ट ऑफ दैट इज कंप्लीट प्रेडिकेट। भाई सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। और मैंने आपको एक छोटा सा क्रक्स बताया है भाई, सीधी सी बात है कि हमें टू द पॉइंट बात की जाए, ठीक है भाई। फ्रेज में वर्ब नहीं होता, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी और प्रेडिकेट। अभी किसी का इशू है तो वो बता, नहीं तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने आगे भी चीज़ डिस्कस करनी। बट वी स्टडी ऑल द थिंग्स ऑन द क्वालिटी बेसिस, ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन। ओके जी, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन वो भी डिस्कशन का लैंग्वेज, वो भी अपनी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट तो देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि प्रेडिकेट को भी देख लिया है। बट नाउ वी विल डिस्कस इन द सेंटेंस। अगर दो हमारे पास है और ये अक्सर का आया हुआ है, एफपीएससी में तो बार-बार ये पूछा हुआ है, वैसे भी रेस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है, फेडरल में जो भी करा रहा हूं बेटा, वो कैसे, माय टीचर टेक्स मी इंग्लिश। हां ना, the board has awarded me a medal. Cup of tea. My teacher asks him a question. जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अच्छा जी, इसके बाद बेटा वन बाय वन क्वेश्चन पे बेटा डिस्कस करते हैं कि जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। देखिएगा, माय टीचर टीच मी इंग्लिश। माय टीचर इज बेसिकली सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब, मी एंड इंग्लिश, ठीक है। द बोर्ड हैज अवॉर्डेड मी अ मेडल, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। बॉस ऑफर्स हिम, ये भी ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ टी इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। माय टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों बेटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट अब देखिए, मैं अगर ये बोलूं माय टीचर टीच मी इंग्लिश, अगर मैं मी को नहीं पढ़ूंगा, माय टीचर टीच इंग्लिश, मेरी टीचर इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। द बोर्ड हैज अवॉर्डेड मी अ मेडल, मैं अगर मी ना पढ़ूं फिर क्या आएगा, द बोर्ड हैज अवॉर्डेड अ मेडल। अच्छा, मैं मेडल नहीं पढ़ना चाहता, फिर मैं क्या पढ़ूंगा जी, द बोर्ड हैज अवॉर्डेड मी, बोर्ड ने मुझे अवार्ड दिया है। बॉस ऑफर्स हिम अ कप ऑफ टी, अगर मैं एक कप ऑफ टी को ना लिखूं, बॉस ऑफर्स हिम, बॉस उसे ऑफर देते हैं। माय टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, माय टीचर आस्क्स हिम, मेरा टीचर उससे सवाल करता है, फिर भी ठीक है। मैं हिम नहीं बोलता, फिर क्या बोलेगा, माय टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन, मेरे टीचर एक सवाल पूछता है, मैं हिम नहीं पढ़ता। माय बॉस ऑफर्स अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी ऑफर करते हैं, या मी मैं नहीं पढ़ रहा, द बोर्ड हैज अवॉर्डेड अ मेडल, बोर्ड ने मेडल अवार्ड किया है, मी नहीं पढ़ता। माय टीचर टीच इंग्लिश, मेरा टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पे बेसिकली दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ बेसिकली क्या है बेटा, दो ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
आप दो तरह के बेटा ऑब्जेक्ट कल्चर का कमीशन के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसके बाद मैं सवाल देखता हूँ, ठीक है। वो कौन से? एक को ना बोलेंगे बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक डायरेक्ट वर्ब के साथ होता है। भाई टीच का ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है, मुझसे नहीं होता, वो नुमान से नहीं होता, अली से नहीं होता, टीचर का पढ़ाना है, जो भी आ जाए। सो टीच का रेस्पेक्टेड डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? किसी सब्जेक्ट के साथ होता है। अवार्डेड, अवार्ड का मतलब कोई मेडल है, कोई सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन, उससे है ना, कोई मी हिम आई यू देखो से नहीं होता ना। बॉस ऑफर जी में कप ऑफ टी, तो ऑफर क्या होता है? जॉब है, कोई चीज है, वो है, कोई सीट है। माय टीचर आस्क्ड, पूछता है कि आपके सवाल जवाब, सवाल नंबर क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है बेटा, इसके क्वेश्चन से बचने के लिए याद रखिएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग होता है, सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्पेसिफिकली लिविंग। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नहीं लिख रहा, आप अटेंड से पढ़ने के लिए, बट कमीशन के इम्तिहान में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने आइडेंटिफाई करना है, इट्स अप टू यू, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कमीशन के इम्तिहान में ऐसे ही एमसीक्यू बनते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट indirect object from following sentence. It's up to you now. Yours what starts. Identify the direct or indirect object. Identify करे बेटा, ये एमसीक्यू के पास में मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वैसे अभी मैंने आपको बता दिया है ना सारे का सारा, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी एंड हिम, ओ मी एंड हिम डायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट तो नॉन लिविंग है। वालेकुम सलाम सर। मेडल एंड इंग्लिश डायरेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। हिम एंड मी नॉन, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली राइट। मी इनडायरेक्ट, इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट है। आपके बोलेगा नहीं, सीधी सी बात है कि डायरेक्ट क्या है? नॉन लिविंग है, और लिविंग बाद में आएगा, दैट्स इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। अ क्वेश्चन, अ कप ऑफ टी, अ मेडल एंड इंग्लिश, दीस आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा जी, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट, ओके, इट्स क्वाइट क्लियर। किसी को मसला है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में पूछ सकता है। हिम इज आल्सो डायरेक्ट, हिम बेटा इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, याद रखिएगा, ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा नहीं समझिए आयशा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, चलो देखिएगा। देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, माय टीचर टीच मी इंग्लिश, और फिर कमीशन के इम्तिहान में सवाल कैसे बनता है मैंने आपके सामने लिख दिया है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? मी है, इंग्लिश है, टीच है, माय टीचर। तो क्या है बेटा? माय टीचर टीच, तो पढ़ाने का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बेटा आसान करके बताया है, बेजान चीज को, जो बेजान चीज होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। जैसे इंग्लिश, अब मैं लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा जी? इंग्लिश क्या है? मैं डी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ मेडल, डी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कप ऑफ टी डायरेक्ट, अ क्वेश्चन डायरेक्ट। जो लिविंग होगा ना जानदार, वो बेटा नॉन, वो क्या होगा? लिविंग, नॉन लिविंग दैट इज डायरेक्ट। जो लिविंग जानदार क्या होगा बेटा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं आई एन लिख रहा हूँ। मी क्या है बेटा? आई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम इनडायरेक्ट है बेटा जी, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसी को मसला नहीं, जो डायरेक्ट होगा वो नॉन लिविंग। इनडायरेक्ट हम क्या? इनडायरेक्ट है जी, आई, वी, यू, ही, अली, उस्मान, नोमान, आयशा एंड रेस्ट ऑफ ऑल एज वेल। अब भी अगर समझ नहीं आई तो फिर भी दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आयशा, इफ कोई और पार्टिसिपेंट है, सर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मसला हो रहा है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह जी, डन। ओके, वेरी वेल, दैट्स क्वाइट क्लियर, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ओके जी। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई होती हैं। एक मैं प्रीवियस एमसी यहाँ अभी डिस्कस किया बेटा, उससे हवाले से मैं पहले एमसीक्यूज लिख लूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एमसीक्यूज के हवाले से, जो कुछ पढ़ा है उसके बाद आगे भी बेटा पढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस। कि सेंटेंस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फ्रेज कौन सा है, ठीक है। द सेंटेंसेस आर, वही है डन और व्हाट, they will admire us for our courage. I shall invite them
You were called by them. जी बेटा. So now you have to identify that in which sentence phrase का इस्तेमाल कहाँ हुआ है. Option A, Option B, Option C, Option D. Previous exam में से मैं एक MCQ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि identify the phrase in the sentence. You identify the sentence where the phrase has been used. We have done our work. They will admire us for our courage. I shall invite them. You were called by them. जी बेटा. नो मैं आपके रिस्पॉन्स देख लूँ कि कौन सा ऑप्शन आपने लिखा हुआ है, टिक किया हुआ है जी, जिसमें फ्रेज का इस्तेमाल होता है. जी कमरान ठीक है, मदीहा ठीक है, इनफानेक्स रुखसाना ठीक है, मरियम बिल्कुल ठीक है जी. ओके जी, एग्जैक्टली राइट. फॉर आवर करेज, दैट्स बेस्ट. ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई फ्रेज का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्लास है. दे विल एडमायर अस, वो हमें तारीफ करेंगे. फॉर आवर करेज का क्या मतलब है? अगर सिर्फ मैं इसको हाइड कर दूं तो अकेले का मतलब नहीं है, ठीक है. और ये जो सेंटेंस दिया हुआ है बेटा, यू वर कॉल्ड बाय देम, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, इन द फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस. और पैसिव वॉइस की निशानी क्या होगी कि अगर कोई सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा, एक तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, एचवी हम नाम देते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. याद रखिएगा, ये वैसे बता रहा हूँ, टिपिकल ये निशानी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये टिपिकल निशानी है कि कोई सेंटेंस हमारे पास क्या होगा भाई, पैसिव वॉइस में होगा. ये ठीक है. यहाँ तक कोई मसला कोई पूछना चाहे, सर मैं पैसिव वॉइस की समझ नहीं, वैसे इसको बाद में डिस्कस करेंगे हमारे सेशन रिव्यू के एक्चुअल पैसिव वॉइस क्यों है. बट टिल ना अगर कोई क्वेश्चन है तो फिलहाल जगह पूछ सकते हैं कि सर हमें इस सेंटेंस में समझ नहीं है, ये कैसे हुआ है, तो पूछ सकते हैं. अगर नहीं है इंशाल्लाह ऑल इज वेल, तो आर वेल होना चाहिए, तो हम आगे मूव करते हैं. कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. देयर विल बी नो एनी एम्बिग्यूटी, अनसर्टेनिटी एट ऑल. ओके जी, किसी को कोई इशू है इस? ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, क्या है. सो हम आगे चलते हैं जी. उससे पहले चलने के लिए मैं एक एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा जी कि ये एमसीक्यूज कमीशन के इम्तिहान में पूछे हुए थे और वहाँ पे इनका आंसर क्या होना चाहिए था. ठीक है, एक सेंटेंस बेटा लिख रहा हूँ और बल्कि 3 सेंटेंस हैं और आपने हम आंसर बताने हैं कि उनमें कौन कौन सा बेटा जवाब ठीक आएगा. ठीक है. He was driving the car with great speed. This is very beautiful scene. He was writing very neatly, बड़े साफ सुथरे तरीके से लिखा. अब सवाल क्या आया हुआ था बेटा? Identify the underline. Identify the underline words. आपने आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड्स को. ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स आपने अंडरलाइन करना है. He was driving the car. ये तीनों अब हमारे पास ऑप्शन में दे रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो ऑप्शन आए हुए थे, इट्स बेसिकली फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले में क्या आएगा? जी बेटा, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, और प्रीवियस एग्जाम में से मैं एक एमसीक्यू मैंने आपके सामने एक रेफरेंस कोट किया है. ठीक है, और आपने आइडेंटिफाई करना है ही वाज ड्राइविंग द कार विद ग्रेट स्पीड. विद ग्रेट स्पीड बेसिकली है क्या? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एक मिनट, एक वर्ब है, दूसरा एडवर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है, और चौथा हमारे पास क्या बेटा? दैट इज द प्रपोजिशंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इन तीनों सेंटेंस में क्या आएगा, इसे हम नाम देंगे. एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू द सीसीक्यूज, एंड सीसीक्यू स्टैंड्स फॉर द कांसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस. सो आपने अपने प्रायर नॉलेज से थोड़ा सा लिखना है कि सीसीक्यूज मैंने आपसे थोड़ा सा प्रिपेयर किया है. तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, ऑप्शन क्या है? इन चारों के में से तीनों सेंटेंस के 4 ऑप्शन हैं. आप ये कमीशन के इम्तिहान का एक सवाल मैंने खुद लिख दिया है, बट आपने अपने नॉलेज से लिखना है कि पहले सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है ना रेड कलर में, वो बेसिकली है क्या. ठीक है, उसका आंसर आपने बताना है. ठीक है, सेम इज द केस, अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है, और अंडरलाइन वर्ड्स कौन से हैं बेटा? यहाँ पे विद ग्रेट स्पीच, वेरी एंड देन वेरी अंडर. ये तीनों में क्या आएगा बेटा जी? पहले सवाल में क्या है इन चारों में से, दूसरे सवाल में 4 में से क्या है, तीसरे सवाल में 4 में से क्या है? सुनाओ, आपने अपना थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करना है जी. आई थिंक एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स. ये पहले में क्या, सेकंड में एडजेक्टिव, एडवर्ब्स. ठीक है, आप अपनी तरफ से देख लें, प्रायर नॉलेज चेक कर लें. ठीक है, वेरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. ठीक है जी. अच्छा, किसी ने भी बड़ा टिपिकल जवाब बताया था, बिल्कुल ठीक है जी. ठीक है जी, कुछ के जवाब जो आंसर्स हैं बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, शहजाद भाई ठीक है जी.
अच्छा जी, आप देखिएगा जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, सही है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हिबा, आप सही बता रही हैं, बाकी भी ठीक है, लेकिन किसी का थोड़ा सा वो नीड्स के बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा जी। ओके जी, सही है, आपके रिस्पॉन्सेज आ गए जी, आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा CCQs कर लिया, मतलब अपनी कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस कर लिए जी, ठीक है। तो किसी ने ये कहा ना कि अगर आपने ये बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं ये सारे के सारे अंडे आपको दे दूंगा। किसी ने कहा ना कि मेरे हाथ में क्या है, तो ये मैं सारे के सारे अंडे आपको दे दूंगा। अगर आपने ये बता दिया कि मेरे हाथ में कितने अंडे हैं, तो मैं चारों के चारों अंडे आपको दे दूंगा। तो सीधी सी बात है, मैं तीनों का जवाब बेटा एक ही लिख रहा हूँ, एड वर्ब, एड वर्ब, एड वर्ब जी बेटा, तीनों की एड वर्ब ही जवाब है। बट कैसे हैं आप पूछोगे, हमें तो रीजन चाहिए ना, डेटा तो चाहिए नहीं, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, बिकॉज़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर लेवल, हम तो बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है बेटा, अब ये पार्ट स्पीच में जाने के लेकिन मैं थोड़ा पहले आपको CCQs कराया फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम। अब एड वर्ब क्या होता है, जिसको बोलेंगे मुताल्लिक फेल। एड वर्ब बेसिकली तीन चीजों को बयान करता है बेटा। नंबर फर्स्ट वन किसी वर्ब को बयान करेगा, नंबर सेकंड वन किसी एडजेक्टिव को बयान करेगा, और ये मैंने वैसे ही लिखा है, उसके साथ आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में लिंक कर दिया है। एंड थर्ड, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बयान करेगा। जी बेटा, ये मेरे पास सेंटेंस है ए, सेंटेंस इज बी एंड द सेंटेंस इज सी। तीन सेंटेंस है जी, ठीक है। आप देखिएगा जरा जी, हमें तो ये मतलब एक जुगाड़ लगाया होता है ना कि एलवाई आ जाए तो एडवर्ब के बाद मोस्टली हमें थोड़ी स्पीक्स फास्टली नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए इंग्लिश रूल के मुताबिक, ठीक है। फास्टली समवट जिसे कहते हैं कि वर्ब टू नाउन है, ठीक है। तो एलवाई आ जाए तो हम मानते हैं भाई एडवर्ब है, वो ठीक है, जुगाड़ कुछ आता है, ठीक है, लेकिन सारे सेंटेंस में ऐसा नहीं होता भाई। एड वर्ब क्या होता है, एड वर्ब जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। अब देखिए सेंटेंस को, ही वाज ड्राइविंग द कार, वो ड्राइव कार कर रहा था, कैसे, विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड किसके माने में इजाफा कर रहा है, ड्राइव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना। he is driving, वो ड्राइव कर रहा है with slow speed, with great speed. He was speaking politely, he was speaking so loud, तो politely, so loud, so slow, ये एडवर्ब है। क्यों, वर्ब के माने में इजाफा हो रहा है ना। तो वर्ब के माने में एडवर्ब कैसे वर्ब के माने में इजाफा करता है, मैं सेंटेंस ए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जी। सेंटेंस क्या है जी, ए आपके लिए रेफरेंस है जी, दैट इज ये सेंटेंस मेरे पास है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को बयान कर सकता है, जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन, अगर मैं वेरी ना लिखूं, ये वेरी किसके माने में इजाफा कर रहा है भाई, ठीक है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना। दिस इज he is honest boy, he is active boy, he is very active boy। तो ये very किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये ब्यूटीफुल असल में इंग्लिश में लफ्ज होता है, बट हम फोनेटिक्स में नहीं जाना चाहते, फोनेटिक्स में, और वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फोनेटिक्स हियर, और द फोनोलॉजीज आर द आईडी ऑफ द वर्ड्स। तो very क्या है, किस चीज को बयान करेगा, ये एडजेक्टिव को बयान कर रहा है। तो हर वो लफ्ज जो एडजेक्टिव को बयान करे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और जो एडजेक्टिव को बयान करेगा, मैंने उसके लिए बी पार्ट ऑफ बी सेंटेंस मैंने आपके रेफरेंस के लिए कोड कर दिया है जी। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बयान कर सकता है जी। ही इज स्पीकिंग क्वाइट स्लो, वेरी स्लो, स्लो तो बोल रहा है लेकिन वेरी स्लो बोल रहा है। सो ही वाज राइटिंग, वो राइटिंग कर रहा था। नीटली क्या है, ये तो वर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब के माने में इजाफा करेगा। बट वेरी क्या है भाई, ये दोबारा उसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब तीन चीजों को बयान करता है, जिसको आप नाम बोलते हो बेटा, मुताल्लिक फेल बोलते हो। किसी का कोई मसला है तो मैं बताने को तैयार हूं, सवाल करो, पूछो, सीखो जी बेटा। क्या हमें तीनों के तीनों अपने एडवर्ब बता दिए, तीनों का आपने एक ही जवाब बता दिया, तो कैसे है जी। और मैंने जस्टिफिकेशन भी दे दी आपको। किसी का कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन है, दोबारा बता दें, ठीक है जी। ओके ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। नीटली इट्स नॉट एडजेक्टिव, नीट एडजेक्टिव है बेटा, याद रखिएगा। अच्छा दोबारा बता देता हूँ, पहले सेंटेंस पे आइएगा। अच्छा ये तो पता चल गया एडवर्ब कितनी चीजों को बयान करता है, तीन चीजों को बयान करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है, एडवर्ब कितनी चीजों को बयान करता है, एक चीज को नहीं। हमारे ये मोस्टली बताया जाता है एडवर्ब, तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। तो एडवर्ब बेटा कितनी चीजों को बयान करता है, तीन चीजों को। वो कौन कौन सी हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और आप पूछेंगे सर एक एडवर्ब वर्ब को कैसे बयान करता है, ऐसे है ना। पहला सवाल, पहला देखिए सेंटेंस, ही वाज ड्राइविंग द कार, वो कार ड्राइव कर रहा था, कैसे ड्राइव कर रहा था, ग्रेट स्पीड, विद स्लो स्पीड। तो विद ग्रेट स्पीड ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है भाई, इसे एडवर्ब हम फ्रेज नाम देंगे जब बाद में पढ़ेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना, कि ड्राइविंग के माने में इजाफा कर रहा है। तो ये क्या होगा, कि ऐसा लफ्ज जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, क्या एडवर्ब है, तो ये क्या बेटा, एडवर्ब हो गया। इसमें कोई मसला है तो बताया नहीं। He was speaking slow, he was speaking in a loud voice, he was speaking in a slow voice, in a loud voice, in a slow voice। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट बाहर निकाल दें कि भाई एलवाई आएगा तो एडवर्ब, ये जरूरी नहीं है बेटा। तो पहला क्लियर है कि एक एडवर्ब वर्ब को कैसे बयान करता है, मुझे पहले ये बताइएगा। यहाँ से कोई मसला है तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। एडवर्ब एडवर्ब को बयान करता है, बिल्कुल है, बताते हैं बेटा आपको। पहला ये सेंटेंस क्लियर है, जब मैंने कहा कि एक एडवर्ब वर्ब को बयान करेगा। अभी पहला सेंटेंस पे जाइएगा, सेंटेंस ए पे। किसी को मसला है पूछ सकते हैं।
सेंटेंस क्लियर है? ओके, ठीक है। एक एडवर्ब ने वर्ब को बयान कर दिया। वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, बिल्कुल ठीक है। तब क्या वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर लिया ना। अच्छा, ही इज राइटिंग नीटली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना कि एक ऐसा लफ्ज जो वर्ब के मन में इजाफा करे वो एडवर्ब है। मैं यहाँ आप जो आपका कंसेप्ट है बेटा, ही वाज ड्राइविंग द कार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्टली, तो फास्टली आपको कौन समझ जाएगा? अच्छा ये एडवर्ब है। ओ भाई विद ग्रेट स्पीड भी तो वर्ब है ना, ये एडवर्ब है कि वर्ब के मन में इजाफा कर रहा है। और बहुत सख्त ना देख यहाँ तक क्लियर है? मुझे पहला सेंटेंस बता दें कि एक एडवर्ब वर्ब के मन में इजाफा करता है, और ये मैंने प्रीवियस एग्जाम से ही क्वेश्चन आपको रेफरेंस के तौर पे दिया है। पहले सेंटेंस में कोई मसला तो नहीं है, एडवर्ब वर्ब के मन में इजाफा करता है पहले सेंटेंस में बेटा, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। सो इट मींस एक एडवर्ब ने वर्ब को बयान कर दिया है जी, ठीक है, जैसा पहले सेंटेंस में क्लियर है। अब मैं दूसरा सेंटेंस, ये मेरे पास बिग सेंटेंस है, मैं वेरी नहीं लिख रहा भाई। दिस इज ब्यूटीफुल सीन। ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है भाई? एडजेक्टिव है ना बेटा, एड ये मैंने एडजेक्टिव है जी। दूसरा सेंटेंस गौर कीजिए, बड़ा इंग्लिश ग्रामर इज नॉट बोरिंग, इट्स जस्ट स्कोरिंग। ये गेम की तरह भाई, यहाँ पे पावर मांगने आ रहा है, एक लफ्ज याद करने वाला नहीं है, ज्योग्राफी की तरह, हिस्ट्री की तरह रटल करके बैठ जाओ, नथिंग एट ऑल। दिस इज ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, आप सही समझ रहे हो। मैंने ये कर लिख दिया है, लिख दिया बेटा, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन।